Assalamu alaikum, dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and today's topic of discussion is evidences of evolution. Students, जब हम evolution की बात करते हैं तो वो अपने कुछ ना कुछ observable signs छोड़ के जाते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, समझते हैं और हमें प्रॉपरली उसके अगेंस्ट एविडेंसेस जो हैं वो मिल जाते हैं। अब देखिए एवोल्यूशन जब से हो रही है, ज़ाहिर सी बात है अर्थ बनी, अर्थ बनने के बाद इसमें चेंजेस आते गए आते गए आते गए। उन तमाम चेंजेस जो हैं उन्हीं को तो हमने एवोल्यूशन कहा। तो हम इसको एज प्रूफ एविडेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं जैसे जैसे बायोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है। तो उनमें से कुछ एविडेंसेस जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को देख रहे हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम चंद एक जो है वो इस वीडियो में देखेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब एविडेंसेस की बात करते हैं तो एवोल्यूशन जो है लीव्स साइंस, ऑब्जर्वेबल साइंस। हम ये कह सकते हैं कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन चेंज इन organisms genetic characteristics with passage of time leaves observable signs, leaves observable signs, यानी कि ऐसे साइंस जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऐसे साइंस एवोल्यूशन छोड़ती है। अब एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो मेनली जो एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, इसके जो मेनली एविडेंसेस हैं दैट इज बेस्ड अपॉन, मेनली एविडेंसेस जो हैं वो हम कहते हैं बेस्ड अपॉन बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफिकल इस पे बेस करते हैं, प्लस में फॉसिल रिकॉर्ड्स। ये हमारे पास मेन विजुअल आप कह सकते हैं, जो फॉसिल रिकॉर्ड है ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, फॉसिल रिकॉर्ड्स। लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजी में तरक्की होती गई, एविडेंसेस की अप्रोच भी बढ़ती गई। एज बायोलॉजी प्रोग्रेस, जिस तरह से बायोलॉजी में प्रोग्रेस का मतलब ये है कि तरक्की होती गई, उस तरह से हमारे पास न्यू फैक्ट्स, फिगर्स, आप ऐसे कह सकते हैं, न्यू फैक्ट्स, न्यू एविडेंसेस जो हैं वो भी आते गए, हम कलेक्ट करते गए। यानी कि बायोलॉजी की प्रोग्रेस के ऊपर बेस्ड मेनली कर रहा है। जैसे जैसे इसमें यानी कि प्रोग्रेस होती गई, उसी तरह से न्यू फैक्ट्स, न्यू एविडेंसेस, न्यू चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती चली गई। अब बात यह है कि हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेनली चंद एक एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहला है बायोजियोग्राफी। सबसे फर्स्ट जो है वो है बायोजियोग्राफी। स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो स्टडीड इट। बायोजियोग्राफी होता क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम यहाँ पे लिविंग की बात करते हैं, लिविंग लाइफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जियो मीन अर्थ, हम इसे ज़मीन कहते हैं, जितनी भी ओवरऑल मौजूद है सॉइल, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि distribution of living organisms on different parts of earth, that was the first idea given by Darwin। ये डार्विन की तरफ से फर्स्ट आइडिया कह सकते हैं या फर्स्ट एविडेंस के तौर पे हम इसे काउंट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हिम उसका कहना ये था कि जैसे वो आइलैंड्स थे, वो आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होते गए, और वो आइलैंड्स जो हैं वो मेन लैंड से सेपरेट होते गए। कहाँ से? मेन लैंड से। यानी कि अगर हम देखें तो एक ही पहले वक्त था, चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती गई, सेपरेशन होती गई। तो वो जो सेपरेशन है, वो जो अलग-अलग होते गए हैं,
उसमें साथ साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अलहदा होते गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी साथ साथ में मूव करते गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, फ्लोरा एंड फाना जो है वो दोनों इसमें शामिल होते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। अब ये भी क्या होते गए, मेन लैंड से सेपरेट होते गए इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड्स, और जैसे जैसे आइलैंड्स जिधर जिधर मूव करते गए उधर उधर ही हम कहते हैं कि उनके अंदर नई टाइप्स की अडेप्टेशंस इकट्ठी होती गई, और जब ये अडेप्टेशंस इकट्ठी होती गई तो दैट विल लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो उसी के मुताबिक वो क्या होते गए, अडेप्ट होते गए। जब उसमें अडेप्टेशंस यानी कि वो अडेप्ट होते गए, उनके अंदर चेंजेस आते गए और वो नए ऑफस्प्रिंग्स गिने गए, तो हम यहाँ पे यही कहते हैं कि बायोजियोग्राफी जो है डिफरेंट एरियाज़ में हम अगर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस भी रखते हैं और एक दूसरे से डिफरेंसेस भी होते हैं। वो जो रिजेम्बलेंस रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ कंसिडरिंग एज कॉमन एंसेस्टर, वो किसको कर रही हैं, कॉमन एंसेस्टर्स को कर रही होती है। यहाँ पे हम ये एक बात कहते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं, उन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ मौजूद हैं। इन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट लाइफ कह सकते हैं। अब इस लाइफ में दोनों चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं रिजेम्बलेंस बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सेम, और दूसरा हमने कहा कि वहाँ पे उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं या फिर उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। अब देखिए जो डिफरेंसेस हैं ये भी हमें बताते हैं कि वो एक नया इन्वायरमेंट है और उस नए इन्वायरमेंट में जाके उन्होंने सरवाइव किया, और रिजेम्बलेंस जो करते हैं कि दैट इज़ फ्रॉम कॉमन अनसेस्टर, कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, किसी कॉमन अनसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब यह है कि किसी एक से ओरिजिनेट हुए हैं। जब ये किसी एक से ओरिजिनेट हुए हैं, और डिफरेंसेस का मतलब यह है कि इनमें क्या आई हैं, इनमें वक्त गुजरने के साथ साथ वेरिएशंस आई हैं, और वो वेरिएशंस यू नो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स, ये तो जेनेटिक्स का पार्ट है जो उनको डिफरेंट बनाती हैं। ये कॉमन एंसेस्टर भी शो करती हैं, तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो वेरिएशंस उनको एक नई स्पीशी आप कह सकते हैं जो उसमें आती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो गिवन है दैट इज ऑफ आर्माडिलोज, एग्जाम्पल जो गिवन है दैट इज ऑफ आर्माडिलोज। यहाँ पे हम आर्माडिलोज की एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो आर्माडिलोज हैं दिस जस्ट एंड ओनली एग्जिस्ट इन साउथ अमेरिका, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मौजूद होती हैं, साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि एग्जिस्ट ओनली इन साउथ अमेरिका, ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनको कहीं पे भी फाइंड आउट नहीं किया गया। अब कहा यह जाता है कि ये सिर्फ अगर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं तो इसका मतलब कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इसी जगह पे होंगे। तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि देयर फोसल्स जो हैं वो कंफर्म करते हैं, कंफर्म्ड these evolve from ancestors, ये अपने ancestors से evolve हुए हैं which were living there, यानी कि ये अपने ancestors से ही evolve हुए हैं। and that fossils also confirm that कि ये जो armadillos हैं ये यहीं पे survive करते, तो वहीं से evolve होकर वहीं पे ये exist कर रहे हैं। these are not present in any other place, ये किसी दूसरी जगह पर place नहीं है। the reason behind उनकी एवोल्यूशन ही वहीं पे हुई है। ये आर्माडिलोज हैं क्या चीज़, आर्माडिलोज और आर्मर्ड मैमल हैं ये, दीज आर आर्मर्ड मैमल्स, ये आर्मर्ड मैमल्स हैं जो यहाँ पे इवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर हम इससे कंक्लूजन्स निकालें तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं वो वहीं पे ही क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक प्लेस है, उस प्लेस या जगह से डिफरेंट और आइलैंड्स जो हैं वो बनते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ से
वो किसी दूसरी न्यू प्लेस पर मूव कर रहा है ऑर्गेनिजम्स, तो वो उस न्यू प्लेस के मुताबिक अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है, या अब ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट करता है। और वो उतना अडेप्ट करता है, उतना उसमें चेंजेस आते हैं जब वो वन प्लेस से माइग्रेट करता है अनदर प्लेस पर, अनदर आइलैंड्स पर, तो वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, इतना अडेप्ट करता है कि दैट विल मेक अ न्यू स्पीशीज, तो वो एक न्यू स्पीशीज जो है वो कंसिडर होती है। और ये न्यू स्पीशीज जो है, यही तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन है। और इनके अंदर जो रिजेम्बलेंस और वेरिएशंस हैं वो इस बात को प्रूव करती हैं कि दीज आर राइज फ्रॉम अ सिंगल, ये सिंगल्स अराइज हुए हैं और इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरियाज में क्या किया है, मूव किया है। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट हमारे पास एक एविडेंस था जिसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। और बायोजियोग्राफी जो है ये बहुत अच्छा कॉमन एंसेस्टर्स के मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डिलीवर कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फॉसिल रिकॉर्ड्स। द फॉसिल रिकॉर्ड्स, इसका सेकंड एविडेंस, द फॉसिल रिकॉर्ड्स। देखिए स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये बात समझनी है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या चीज़ है। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फॉसिल्स को। तो फॉसिल्स हम कह सकते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। A million billion years of ago, in a remote biological time chart भी कह सकते हैं। Remains of living organisms in past geological time chart। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा इसमें जो है वो मेंशन किया जाता है, या फिर उसी के मुताबिक हम इसको मेंशन करते हैं। रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पास्ट geological time chart, तो these are known as fossil records। ये fossil records है, ये सिंपल हम इसे fossils भी कह सकते हैं। बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हैं, द fossils are the remains of living organisms which are buried inside the earth a million billion years ago, these are known as fossils। ये remains of living organisms in past geological time chart, that is also known as fossils। अब देखिए fossils जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। These are the remains, these can be impressions, ये impressions भी हो सकते हैं, यानी कि वो किस तरह से हैं। ये उनके ट्रेल्स भी हो सकते हैं। ट्रेल्स का मतलब ये है कि अगर किसी ऐसी जगह पे वो मूव कर रहे हैं, तो मूव करते तो उनके फीट का साइज़ जो है, यानी कि उसके निशान जो हैं वहाँ पे रह जाते हैं, तो वो ट्रेल्स जो हैं वो भी एज फॉसिल्स कंसिडर किए जाते हैं। दीज कैन बी बरिड, ये बरिड हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एम्बेडेड हो सकते हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड इन सैंड, किसी ज़मीन के अंदर, रेत के अंदर। आइस में एम्बेडेड हो सकते हैं, या फिर किसी भी अदर थिंग्स में एटसेट्रा, किसी भी और चीज़ में भी जो है ये बरिड हो सकते हैं। तो अब ये सैंड में भी हो सकते हैं, आइस में भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में बरिड हैं, एम्बेडेड हैं, तो वो भी एज फॉसिल्स कंसिडर किए जा सकते हैं। दिस कैन बी कास्ट ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, ये उनके बॉडी फॉर्म का कास्ट भी हो सकते हैं। कास्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके एज कास्ट भी कंसिडर किए जा सकते हैं। कास्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स होती है वो वैसे के वैसे ही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ और एडअप होती जाती है, या उसकी जस्ट ओनली एक इमेज सी आपको नज़र आ रही है, तो दैट कैन आल्सो बी द फॉसिल्स, वो भी फॉसिल्स हो सकती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉसिल्स कैन बी द कैन द बॉडी पार्ट्स जो है, यानी कि हम कह सकते हैं रिप्लेस्ड बॉडी पार्ट्स, रिप्लेस पार्ट्स विद कैल्शियम। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि कैल्शियम उसके साथ, सिलिका उसके साथ जो है वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं। तो ये जो ऐसे बॉडी पार्ट्स या कोई भी चीज़ अगर इस तरह से कैल्शियम या सिलिका या इस तरह के सब्सटेंसेस से रिप्लेस हो जाती है, दैट कैन आल्सो बी नोन एज फॉसिल्स, वो भी क्या कहलाएगी, फॉसिल्स कहलाएगी। तो ज़्यादातर फॉसिल्स पाए कहाँ पे जाएंगे, मैक्सिमम फॉसिल्स कहाँ पे मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फॉसिल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मौजूद होती हैं।
तो मैक्सिमम फॉसिल्स कैन एग्जिस्ट इन सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट इज आल्सो MCQs। इस तरह की और भी बहुत सी रॉक्स होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मौजूद होते हैं वो किस में होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये समंदर या पानी जो होता है उसकी जो तय होती है, सेडिमेंट होती है, उस सेडिमेंट्स में जो पत्थर या इस तरह की जो वहाँ पे मड टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज़ नॉन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि समंदर के अंदर या पानी के अंदर जो है डेप्थ में मौजूद होती हैं, उसकी तय में मौजूद होती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि एवोल्यूशन में फॉसिल जो हैं वो अपने रिमेन्स छोड़ते हैं, उनके कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेबल साइंस होते हैं। और फर्स्ट एज एविडेंस बायोजियोग्राफी को डिस्कस किया, जिसमें एग्जांपल हमने आर्माडिलोज के लिए। नेक्स्ट हम फॉसिल रिकॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स में हमने जस्ट ओनली फॉसिल्स को देखा है, फॉसिल्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में बात कर रहे थे और इसमें हमने डिस्कस किया था सेकंड एविडेंस, द फॉसिल रिकॉर्ड। द फॉसिल रिकॉर्ड, अब देखिए जो फॉसिल रिकॉर्ड है इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया, हमने कहा कि फॉसिल्स क्या हैं। तो फॉसिल्स कोई भी ऐसी रिमेन्स है जो पास्ट में एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पास्ट जियोलॉजिकल टाइम में एग्जिस्टेंस होती है। एज लाइक हमने ये भी कहा कि ये रिप्लेस्ड या पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मतलब होता है डिकम्पोज्ड पार्ट विच इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इनटू सिलिका, कैल्शियम और एनीथिंग, या इम्प्रेशन ट्रेल्स, वो सब चीज़ें फॉसिल्स हैं। तो फॉसिल्स के सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स की बात की जाए, सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स का मतलब ये है कि एक सीरीज़ सी चलती है फॉसिल्स की, जो कि अनसेस्टर टू डिसेंडेंट्स हमें पॉइंट आउट देती है। सीरीज ऑफ फॉसिल्स कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्टेन होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा। तो ये एक सीक्वेंस ओवरऑल हमारे पास बन जाती है इस फॉसिल्स की। तो स्टूडेंट, ये जो फॉसिल्स हैं इनमें कहा जाता है कि जी प्रोकैरियोट्स जो हैं, प्रोकैरियोट्स, दीज आर द अनसेस्टर ऑफ ऑल, दीज आर द अनसेस्टर ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक गुजर चुके हैं उन तमाम का अनसेस्टर कौन है? प्रोकैरियोट्स है। स्टूडेंट, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, कैसे हमें पता चला कि ये अनसेस्टर ऑफ ऑल है? ये प्लेस किया गया है बाय, हम ऐसे कह सकते हैं, दैट इज़ बीइंग प्लेस्ड बाय सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल बायोलॉजी की स्टडी करें तो उसके अकॉर्डिंगली भी, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली भी, अगर हम इसमें बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली भी, यानी कि ये तीनों ब्रांचेस के जो आइडियाज़ हैं वो ये बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर द अनसेस्टर ऑफ ऑल, ये तमाम के अनसेस्टर हैं। स्टूडेंट, इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि प्रोकैरियोट्स आर द फर्स्ट फॉसिल्स टू बी आइडेंटिफाइड, या आप ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बी लिविंग ऑन दिस अर्थ। ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पे रहता है, या आप ऐसे कह सकते हैं रहा है या बना है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इनके जो एविडेंसेस हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट फॉसिल्स। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स जो हैं, दीज हैव ओल्डेस्ट फॉसिल्स। ये ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो हैं वो इसके कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो तो हम कहते हैं रिमेन्स हैं, तो बैक्टीरिया या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स तो बहुत छोटे से होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी तो कैसे फॉसिल्स हम ऑब्टेन करेंगे? तो इफ़ यू रिमेंबर, तो आपने वो साइनोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ा होगा। वो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें नॉस्टॉक और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो वो जो नॉस्टॉक और इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं, जिनके ऊपर एक शेल होता है या म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, उनके फॉसिल्स जो हैं वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। सो ये ओल्डेस्ट फॉसिल्स अभी तक हमारे पास ये बिल्कुल ठीक ठाक कंसिडर्ड होते हैं, और ये हैं भी
ओल्डेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बात की जाए ना, तो हमने कहा कि फोसिल रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो फोसिल रिकॉर्ड को कहा जाता है कि दीज आर, कि ये जो फोसिल रिकॉर्ड है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस काउंट होता है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास मौजूद है। इन दैट सेंस कि इट इज़ अ विजुअल रिकॉर्ड, ये हमारे पास एक विजुअल रिकॉर्ड भी आता है, हम इसको अपनी आँखों से देख भी सकते हैं। तो विजुअल रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और इसकी मदद से हम उनकी एज और उसका जब जब कितनी दफ़ा, यानी कि कब कब ये डेवलप होते हैं, ये सब कुछ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई हो सकता है। फॉसिल्स की एक और बात की जाए तो यहाँ पे हम इसकी एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म हुए, उसके बाद फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स बने, उसके बाद फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स बने, उस सीक्वेंस को हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कह सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल को हम एवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी कह सकते हैं। और ये हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, जो कि थ्रू आउट द वर्टिब्रेट्स में सिमिलर कंसिडर किए जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें तो जो सबसे पहले फॉसिल्स आते हैं वो किसके हैं? फिश के हैं। फिश के बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो कौन से हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कंसिडर किए जाते हैं। एम्फीबियंस के बाद जो हैं वो हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद जो हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैमल्स और बर्ड्स दोनों जो हैं वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये दोनों जो हैं वो रेप्टाइल्स से ही एग्जिस्ट होते हैं, मैमल्स भी और बर्ड्स भी। पहले जो हैं आप ऐसे कह लें कि बर्ड्स हैं, और उसके बाद जो इवॉल्व हुए हैं वो कौन से हैं? मैमल्स हैं, वो मैमल्स इवॉल्व। तो ओवरऑल अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो हम ये कहते हैं सबसे पहले कौन इवॉल्व हुए? फिश। फिश के बाद जो है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से के बाद जो है वो डायरेक्टली बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं फिश है, और सबसे लेटेस्ट अब तक जो हैं वो कौन से हैं? मैमल्स हैं, ये लेटेस्ट कंसीडर होते हैं। बेसिकली रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स से ही मैमल्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड्स से आगे मैमल्स हैं, बल्कि दोनों जो हैं वो रेप्टाइल से लेनी जो है इनकी स्टार्ट होती है। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो हमें यहाँ पे पता चल रही है, जो हमें यहाँ पे ये एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हैं। इसी का प्रूफ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है वो भी ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है वो भी इस चीज़ को क्या करते हैं? डिपिक्ट कर रहा है। और ओवरऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट एविडेंस है दैट इज़ कंपैरेटिव अनाटमी। वो हमारे पास कंपैरेटिव अनाटमी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव अनाटमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने दो एविडेंसेस को डिस्कस किया, एक फॉसिल रिकॉर्ड और उससे पहले बायोजियोग्राफी। तो ये हमारे पास एक थर्ड एविडेंस है, कंपैरेटिव अनाटमी। स्टूडेंट, अनाटमी किसे कहते हैं? अनाटमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम इसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या नाम दे सकते हैं? अनाटमी के नाम से मेंशन करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना और ये कंपेयर करना उनको आपस में, कंपेयर हम इस सेंस में करते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। और ये जो कंपैरेटिव अनाटमी है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू इसमें हम कह सकते हैं कि दैट इज़ आल्सो प्रूव, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एविडेंस है टू थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, प्रूव ऑफ थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसमें भी वही कुछ बताया गया है
जो कि एज कॉमन एंसेस्टर्स में जिक्र किया गया मॉडिफिकेशन, उसका एज सच हम कह सकते हैं कि ये एक प्रूफ के तौर पे कंसिडर होता है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे ये एमसीक्यू हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन सा है। विजुअल के लिहाज से फॉसिल रिकॉर्ड हो सकते हैं, और जो प्रूव करना यहाँ पे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वो कौन सी एविडेंस है, तो वो कंपैरेटिव अनाटमी एविडेंस होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा ऐसे होता है कि जिनकी सिमिलैरिटी इन अनाटमी, यानी कि जिनकी अनाटमी सिमिलर होती है, सिमिलैरिटीज़ इन अनाटमी, अगर अनाटमी में सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं तो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज सेम ग्रुप। हम उसको एज सेम ग्रुप, यानी कि दीज आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप, इनको हम वन ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड इन वन ग्रुप। तो जो जितने सिमिलर होंगे उनको हम एक ही ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। उनके सिमिलैरिटीज़ की बेस पे जो है ये डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अनाटमी के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। उन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर कंसीडर किए जाते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर स्टूडेंट, होमोलोगस स्ट्रक्चर हम कहते हैं दोज स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सिमिलर इन फंक्शन, या आप इसको एक और नाम से याद रख सकते हैं, कॉमन अनसेस्टरी। ये कॉमन अनसेस्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेम एक अनसेस्टर से बने हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रक्चरली ए लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक जैसे होते हैं, देयर सिमिलैरिटी सेम है। जबकि अगर हम फंक्शंस के लिहाज से बात करें, इनके फंक्शंस की बात की जाए तो दीज आर डिफरेंट। ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम, लेकिन फंक्शन के लिहाज से कहते हैं डिफरेंट है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स जो हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं, वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। एंड यू नो दैट दिस फिनोमेना, इस फिनोमिने को हम होमोलॉगी के नाम से मेंशन करते हैं। एंड दिस phenomenon is known as homology. This phenomenon is known as homology. अब इसकी एग्जांपल्स भी होनी चाहिए, या फिर हम इसको एक और पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी मेंशन करते हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली अलाइक, बट फंक्शंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात की जाती है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर जो है उसके पार्ट्स की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात की गई है तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें हम कहते हैं सेपल्स, पेटल्स। यू नो दैट सेपल्स वो ग्रीन कलर की हैं, पेटल्स बड़ी शौक होती हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम कहते हैं कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, दीज आर इवॉल्व फ्रॉम लीफ, इवॉल्व फ्रॉम लीफ, ये लीफ से इवॉल्व हुए हैं। और जो लीफ है इनमें तमाम में स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सेम है, लेकिन सेपल्स का काम कुछ और है, पेटल्स का काम कुछ और है, कार्पल का काम कुछ और है, और स्टेमन का काम कुछ और है। यानी कि दीज इवॉल्व फ्रॉम लीफ। तो ये स्ट्रक्चर में कैसे हैं, सेम है। स्ट्रक्चरली अगर इनको देखा जाए तो ये कैसे हैं, सेम है। स्ट्रक्चरली दीज आर सेम, लेकिन फंक्शन के लिहाज से देखा जाए इन तमाम का जो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो दीज आर डिफरेंट। वो कैसे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं, होमोलॉजी का कॉन्सेप्ट, इसमें स्ट्रक्चर के लिहाज से सिमिलरिटी, लेकिन फंक्शन के लिहाज से कैसी है, डिससिमिलरिटीज मौजूद होती है। ये अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है प्लांट्स के रिलेटेड। अभी हम जो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें हम एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे कि एनिमल्स की कौन सी एग्जांपल इसमें काउंट होती है।
स्टूडेंट हम इसमें थर्ड एविडेंस डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें हम एक पॉइंट डिस्कस किया था, होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक पॉइंट है होमोलोगस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर में हमने एक बात की कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे होते हैं सेम, लेकिन फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट, और ये फिनोमेना होमोलॉजी कहलाता है। और इसमें हमने प्लांट्स की एग्जांपल ली थी, दैट वाज लीफ से जो इवॉल्व होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स, इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल में एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स में इसकी एग्जांपल कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अगर देखा जाए फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, इंसान के, यानी कि इसमें हम बोन्स के स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंसान की बात करें, कैट की बात करें, डॉग, बैट्स एंड अदर मैमल्स, जितने भी बाकी मैमल्स हैं उन तमाम मैमल्स में भी फोर लिम्ब्स के अंदर स्केलेटल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि उसके अंदर जो बेसिकली हड्डियां हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो हम देखते हैं कि इन तमाम के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी मौजूद होती है। तो इस सिमिलैरिटी की बेस जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एंसेस्टर जो है इनका कॉमन है, लेकिन डिसेंडेंट्स जो है, जो आगे इनके डिसेंडेंट्स हैं वो आगे डिफरेंट तरह से हैं। तो ये एक एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स में इसकी एग्जांपल्स में कैट, डॉग, ह्यूमन, बैट्स के फोर लिम्ब्स के अंदर स्केलेटल एलिमेंट्स के जिक्र किया गया है। अच्छा स्टूडेंट, एक एवोल्यूशन भी होती है, एवोल्यूशन की टाइप हम कह सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है इसके लिए एक सिंबल हम यूज़ करते हैं। सिंबल इस तरह से है कि इसके जो अनसेस्टर है वो एक है, आगे जाके ये डाइवर्ज हो जाता है दो में, और दो इसके जो हैं वो क्या बन जाते हैं, डिसेंडेंट्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अनसेस्टर यहाँ पे हमने मेंशन किया, दैट इज़ कॉमन। ये कैसा है, कॉमन है, दोनों में, दोनों का एक ही जो है वो हम कह सकते हैं अनसेस्टर है, कॉमन है। और उसके बाद ये जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स ये डिफरेंट है। ये क्या है, डिफरेंट है। डाइवर्ज होना मतलब कि अलग-अलग हो जाना, इस सेंस में हम इसे कंसिडर करते हैं। डिसेंडेंट में मतलब डाइवर्ज हो जाना, इसी एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन गिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर। ये कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट दे रही है। एंड इन कॉमन एंसेस्ट्री में देयर इज अ वन एंसेस्टर, वन एक एंसेस्टर है, बट देयर इज डिफरेंट डिसेंडेंट्स हैं ड्यू टू देयर एवोल्यूशन, उनके एवोल्यूशन की वजह से। तो इसी सेंस में हम कह सकते हैं कि होमोलॉजी के अंदर जो एवोल्यूशन होती है वो कौन सी है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, जो कि एक एंसेस्टर फिर आगे डाइवर्ज होकर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सिमिलर होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप जो स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्ट करती है दैट इज़ नोन एज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, या हमसे हम एनालॉगस ऑर्गन्स के नाम से भी मेंशन करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट है एज जैसे कि हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात की, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। देखिए स्टूडेंट, एनालॉगस में हम ये कह सकते हैं कि उनके एंसेस्टर डिफरेंट हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, सेम है। दीज हैव फंक्शंस की बात करें
तो फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस एक दूसरे से क्या हैं, उनके सिमिलर हैं। तो अब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे विंग्स हैं, विंग्स, फ्लिपर्स, फ्लिपर्स, फ्लिपर्स जो ऐसे फ्लिपिंग करते हैं, विंग्स की बात कर लें, फ्लिपर्स की बात कर लें, या इस तरह से आर्म्स की बात कर लें। आर्म्स मोस्टली ये भी सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये विंग्स हो गए, फ्लिपर्स हो गए, ये इन तमाम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन जो है वो कैसा है, सेम फंक्शन परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स की बात की जाए तो वो भी कैसे शो करते हैं, सिमिलैरिटी इन देयर फंक्शंस, बट देयर स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑलमोस्ट हम इसमें ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विंग्स की बात की जा रही है, जिसमें हम विंग्स कह सकते हैं किसके, आप कह लें इंसेक्ट्स के, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स की बात की जाए, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो कैसा है, सिमिलर है। तो इस तरह से मोस्टली हम जैसे ऐसे कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन सिमिलर हो, वो ऑर्गन्स कैसे कहलाते हैं, एनालोगस कहलाते हैं। और ऐसे फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना जो है, फिनोमेना जो है उसे हम एनालॉगी के नाम से मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट, इसमें भी एक टाइप है एवोल्यूशन की। यहाँ पे हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात की है, तो यहाँ पे जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो मौजूद होती है। अब ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है स्टूडेंट, ये हम इसके जो सिंबल यूटिलाइज करते हैं वो ऐसे कि डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, लेकिन वो किसी सेम इन्वायरमेंट में आते हैं और सेम इन्वायरमेंट में आकर सेम तरह का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो डिसेंडेंट्स हैं वो एक तरह के हैं, मतलब उनके फंक्शंस में सिमिलैरिटी है, लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एंसेस्टर जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनालोगस का आता है ये डिफरेंट एंसेस्टर्स की बेस पे मौजूद होता है। तो ये डिफरेंट एंसेस्टर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि डिसेंडेंट्स जो है वो एक है, सेम तरह के इन्वायरमेंट में आ जाता है और सेम तरह की फीचर्स जो हैं आप कह सकते हैं कि उसमें फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक था होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालोगस स्ट्रक्चर, और एक ऐसे हैं ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, दिस कैन बी नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से मेंशन करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से मेंशन करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कह सकते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन अस, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं दीज आर ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर, ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हम इनको काउंट करते हैं कि ये सबसे पुराने होमोलोगस स्ट्रक्चर जो हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं ये कंसिडर होते हैं। स्टूडेंट, ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं हम इनको कहते हैं कि ये पास्ट में जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए फ़ायदेमंद थे, लेकिन जो अभी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऐसे फ़ायदेमंद नहीं है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर यूजफुल इन एंसेस्टर्स, दीज आर यूजफुल इन एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स में इनका काम था, यूजफुल थे, बट दीज आर यूजलेस, यूजलेस कह सकते हैं, देयर इज नो फंक्शंस इन डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स में इनका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो ये जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं दीज ऑर्गन्स आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहते हैं।
समटाइम इनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है रूडिमेंट्री भी यूज़ करते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है जिनका एज कोई फंक्शन नहीं होता, दीज आर यूजलेस। इनका एज को फंक्शन हमारे अंदर नहीं होता, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसका फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करता। वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वन ऑफ देम, अगर हम इंसान की बात कर लें, ह्यूमन की बात कर लें, तो ह्यूमन में जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब देखिए ये अपेंडिक्स का अब इस वक्त कोई रोल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इससे पास्ट में देखा जाए तो मे बी इट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्टोर द टू डेवलप द सर्टन बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरिया आर गोइंग टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। तो अभी हम देखें तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का एज सच हमारी बॉडी में रोल नहीं है। सेम एज इट इज टेल बोन। टेल बोन जो है ये भी फजूल है, मतलब इसका भी एज सच कोई काम नहीं है। ईयर मसल्स, ईयर मसल जो हैं ये भी एज कंसिडर किए जाते हैं यूजलेस। सेम एज इट इज विजडम टीथ, विजडम टूथ। ये जो विजडम टूथ है ये भी अभी हम कह सकते हैं कि इसका भी एज सच कोई रोल नहीं है। तो मैनी अदर स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो हमारी बॉडी में एज सच इनका कोई रोल नहीं है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज rudimentary organs, or you can say that vestigial organs which are useless right now in the organisms। तो इन डिसेंडेंट्स के अंदर हम कहते हैं इनका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता। इसके अलावा अगर हम वेल की बात की जाए तो वेल में पेल्विक स्ट्रक्चर जो हैं वो कुछ रिमेनिंग हैं। हम वेल की बात करें तो वेल में कुछ पेल्विक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। पेल्विक स्ट्रक्चर्स उनमें कुछ रिमेन्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। स्नेक के अंदर अगर हम बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है उनके अंदर मौजूद होता है। तो ये ओवरऑल ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज कैन बी नॉन एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। इनके एज सच कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो अभी तक हमने कितने एविडेंसेस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बायोजियोग्राफी को डिस्कस किया, फिर फॉसिल रिकॉर्ड्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव अनाटॉमी को डिस्कस कर रहे थे। रिमेनिंग जो इसके एविडेंसेस हैं वो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में चंद एक पॉइंट समझ आए होंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया बायोजियोग्राफी, उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर हमने कंपैरेटिव अनाटॉमी को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कंपैरेटिव अनाटॉमी एंड फॉसिल रिकॉर्ड, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो दो पार्ट्स आ सकते हैं। या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो कहा जा सकता है हाउ कैन यू प्रूव दैट एवोल्यूशन डज अकर। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। तो यू कैन राइट एनी एविडेंसेस, तो आप इसमें एविडेंसेस लिख सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह से है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मेंशन करेंगे। स्टूडेंट, इसी पॉइंट में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कंसीडर किए जा सकते हैं। लाइक दैट, अगर बायोजियोग्राफी में से पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफी as they are specified on their specific locations where they evolve, the answer will be armadillos। क्योंकि ये वैसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही जगह पर इवॉल्व हुए हैं और उसी जगह पर ही रहे हैं। तो ये आर्माडिलोज इसकी बेस्ट एग्जांपल में आता है। बाकी ऑप्शंस में आप कोई भी एनिमल्स जो हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन आर्माडिलोज में ये स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मौजूद है। ये भी पूछा जा सकता है कि आर्माडिलोज आर आर्मर्ड मैमल, आर्थ्रोपॉड्स, इकाइनोडर्म्स, या फिर एक्वेटिक एनिमल। तो आर्माडिलोज जो हैं ये आर्मर्ड मैमल्स कंसीडर होते हैं। बेस्ट ऑप्शंस में ये आंसर हो सकता है। सेकंड जो इसमें आ जाता है फॉसिल रिकॉर्ड्स, तो उसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज दैट कि मैक्सिमम और द मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन दैट इज प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि इसके साथ में बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इग्नियस रॉक्स,
एमार्फस रॉक्स, या फिर डिफरेंट तरह से ऑप्शन जो हैं उसमें हम दे सकते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एमसीक्यू हो सकते हैं लाइक दैट कि सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कौन सी है? तो उसमें आप जानते हैं कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। इसके अलावा आप जैसे मर्जी इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो वो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं होगी। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट फॉसिल्स। इनमें से ओल्डेस्ट फॉसिल्स किसके हैं? तो यू नो दैट ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के होते हैं। तो नेक्स्ट अगर पूछा जाए कंपैरेटिव एनाटॉमी में से क्वेश्चंस, तो मैनी ऑफ द क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं लाइक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री इज गिवन बाय, या कॉमन एंसेस्ट्री कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं? दैट इज बी गिवन बाय होमोलोगस, जबकि डिफरेंट एंसेस्टर एनालोगस में आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? या ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। हाउ you can prove that there's a specific structures are present in old or the remote past organisms which are not useful in that living ancestors, then what you can that living descendants, then what you can answer, you can write their vestigial organs। तो आप vestigial organs जो हैं उनको completely mention कर सकते हैं। तो many other short questions, MCQs, and it can be a long question that can be existed। रिमेनिंग जो इसमें एविडेंसेस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।